हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। एक बार फिर से यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर के आ चुके हैं बीएड प्रेस परीक्षा 2024 के लिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है? तो किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में होता है ये आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एकाधिकार। एकाधिकार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दूसरा नंबर की प्रचंड बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अल्प रोजगार। अल्प रोजगार यहाँ पर कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है तीसरा नंबर की निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना तो इसको लाइक जरूर करते रहिएगा और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारतीय संसद के संगठक कौन कौन है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तीनों। यहाँ पर राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा भारतीय संसद के संगठक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है चौथा नंबर की कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी नरसिंह देव प्रथम ने। अगला प्रश्न दिया गया है 5वां नंबर यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शनों की सहायता से बताइए। निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्राजील में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 6 नंबर की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पश्चिमी घाट है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम पश्चिमी घाट है। अगला प्रश्न यहाँ पर 7वां नंबर दिया गया कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर। अब यहाँ पर 8वां नंबर दिया गया है कि एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तक। उत्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर दिया गया कि भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी देहरादून में। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है 10वां नंबर की जकारियास जानसेन ने किसका आविष्कार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए कि कमेंट बॉक्स में। तो क्या आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जकारियास जानसेन ने जिसका आविष्कार किया था वो है सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। अब यहाँ पर 11 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो ऑप्शनों की सहायता से बताना है कि गेंद का इस्तेमाल किस खेल में नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बैडमिंटन। इसका बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर की नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी आकाश चोपड़ा। अगला प्रश्न दिया गया है 13 नंबर की किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो बताना है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न दिया गया है 14 नंबर की जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता हो तब वह स्थिति कहलाती है। तो बताना है कि क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी यानी द्विपक्षीय एकाधिकार कहलाती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 15 नंबर की निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? तो बताना है कि कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है किस पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भारत के राष्ट्रपति को भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है। तो भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। अब यहाँ पर 17 नंबर दिया गया है कि दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किस अनुसूची में दिया गया है दल बदल कानून? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 10वीं अनुसूची में। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मदन मोहन मालवीय ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 19 नंबर दिया गया कि तराइन का द्वितीय युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था। तो बताना है कि किसके किसके बीच में लड़ा गया था।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भूपर्पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं किस नंबर की निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है। तो बताना है कि संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी त्वचा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक यानी चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सूक्ष्मजीवी का नाम क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी यानी विषाणु। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर की सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग डैश में होता है। तो बताना है कि किस में होता है। तो ऑप्शन की सहायता से बताना है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः किस में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पश्चदर्शी दर्पण। यहाँ पर पश्चदर्शी दर्पण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर की ओजोन ऑक्सीजन का एक है। आपको बताना है कि क्या है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी अपरूप है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर दिया गया कि द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करते रहिएगा। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं 26 नंबर। अब यहाँ पर 26 नंबर दिया गया है कि तवांग के पास भारत की भूमि विवाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तवांग के पास भारत का भूमि विवाद निम्नलिखित में से किस देश के पास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चीन के पास है। अगला प्रश्न दिया गया 27 नंबर डैश देकर के किसने अधिगृहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो बताना है कि किसने किया। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जिन्होंने अधिगृहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर दिया गया है कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों की सहायता से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जीएसटी परिषद द्वारा पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर दिया गया है कि रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नंदन नीलेकणी जो कि रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 30 नंबर कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न दिया गया है 31 नंबर। अब यहाँ पर 31 नंबर दिया गया कि काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिद्धार्थनगर जिले से। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर की एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 33 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। तो मंगोलिया की मुद्रा बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगोलिया की जो मुद्रा है वो हो जाएगा तोगरोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 34 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। तो बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जॉर्डन की यहाँ पर राजधानी हो जाएगा अम्मान। अम्मान यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है 35 नंबर की निम्न में से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये तो सही है। और दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तीसरा दिया गया है फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और यहाँ पर दिया गया एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये तीनों गलत हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर दिया गया है कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बताना है कि केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। अब यहाँ पर 37 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। तो कौन सा सही मिलान है वो बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो बताइए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और कौन सा मिलान सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 19 जो कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जो कि एक सही मिलान है। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर।
अब यहाँ पर 38 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है ये बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो कौन सा गलत है ये बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। जो कथन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। अगला प्रश्न दिया गया है 39 नंबर की सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एटा जिले में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। अब यहाँ पर 40 नंबर दिया गया कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जगह स्थित है। आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फैजाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। अब यहाँ पर 41 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी गिरिजा देवी। गिरिजा देवी को बुलाया जाता था। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 42 नंबर की निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हुए और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो आपको बताना है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया श्री गुरु तेग बहादुर, श्री गुरु हरगोविंद, तीसरा दिया गया श्री गुरु हरकृष्ण और श्री गुरु गोविंद सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी श्री गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर 43 नंबर दिया गया कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी गोरखपुर के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 44 नंबर। अब यहाँ पर 44 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी कल्याणी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। अब यहाँ पर 45 नंबर दिया गया कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी जौनपुर जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर 46 नंबर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी महोबा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 47 नंबर की अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिस भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है डैश के संग्रहालय में संरक्षित है। तो बताना है कि कहाँ के संग्रहालय में संरक्षित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी, यानी सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 48 नंबर की चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को जीजक भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न यहाँ पर 49 नंबर दिया गया कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के कहाँ से संबंधित है। तो बताना है कि किस जिले से किस स्थान से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी औरैया से संबंधित है। इसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 50 नंबर की तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी तीसरी बौद्ध परिषद। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।